Most welcome to all of you in the class of reasoning with राघवेंद्र राजपूत। शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सार्थक क्रम में सजाएं। प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बचपन। तो देखिए, सबसे पहले शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था के बाद बचपन होगा, बचपन के बाद बाल्यावस्था होगी, बाल्यावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था होगी। इस तरीके से आप क्रम में सजा लेंगे। ठीक है, शैशवावस्था पहले लिख लेंगे, शैशवावस्था ऊपर इधर गलत लिखा, ये वाला गलत लिखा हुआ है। ठीक है, और ये फिर उसके बाद नंबर 2 पे आप क्या करेंगे, शैशवावस्था के बाद होता है बचपन, बचपन के बाद में बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था होती है। ठीक है, इस तरीके से हम क्रम से लगा लेंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विषम संख्या के स्थान पर दिखाई देने वाले सभी अक्षर हटा दिए जाएं, तो नई वर्णमाला में 90 स्थान पर कौन सा होगा। मतलब इस तरीके से A B C D E F G H I J, ये I बना हुआ है, K L M N O P Q R S। अब देख लीजिए, ये पहला अक्षर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां और 19वां। अब वो कह रहा है कि सभी अक्षर हटा दिए, तो वर्णमाला में 90 स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। अब देखिए, हटाते जाइए, 1 2 3 और 4 5, यानी विषम वाले सब हटाते जाएंगे। जब विषम वाले सब हटाते जाएंगे तो 9 अक्षर हट जाएंगे। ठीक है, 90 स्थान पर कौन सा अक्षर आ जाएगा, 18 तक आएंगे हम। ठीक है, आधे एक सम होगा, एक विषम, यानी जितने अक्षर सम होंगे उतने ही विषम होंगे, तो हट जाएंगे। तो सम वाले गिन लीजिए फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां अक्षर आर होगा। या फिर सीधा सीधा सा सिस्टम देखिए, सीधा सीधा सिस्टम बता दें कि 9वां अक्षर पूछ रहा है, तो 9वां अक्षर का मतलब 18वां अक्षर जो होगा वही 9वां अक्षर होगा, क्योंकि 9 अक्षर विषम और प्लस 9 अक्षर सम, तब तो 18 हुए हैं। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 9वां अक्षर की जगह पे 18वां अक्षर निकालेंगे। 18वां अक्षर हमारा होता है वर्णमाला में आर। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लेंगे, इतना हम लिखेंगे नहीं, ट्रिकी पेज से निकाल लेंगे। अगला है 8 मित्र, A B C D E F और G एक गोल मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं। उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में है। यदि G जो उत्तर दिशा में बैठा है, G किधर बैठा है, उत्तर दिशा में बैठा हुआ है जो G, एक मिनट भाई, G जो उत्तर दिशा में बैठा है, C से अपनी सीट बदल लेता है और B अपनी सीट F से बदल लेता है। तो अब F के दाएं कौन बैठा है। अब देखिए, पहले तो आप दक्षिणावर्त और वामावर्त समझ लीजिए, दक्षिणावर्त क्या होता है और वामावर्त क्या होता है। देखिए, दक्षिणावर्त अगर ये मान लीजिए गोल मेज है, ठीक है, और हम इस तरीके से इधर की तरफ चलते हैं, ऐसे बैठते हैं, तो ये दक्षिणावर्त हो गया। और अगर इस वाले क्रम में बैठते हैं तो ये वामावर्त हो गया। यानी घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त होता है और घड़ी की विपरीत दिशा में वामावर्त होता है। ठीक है, अब देखिए, एक हमने गोल मेज बना ली, इस पर हमने बैठालना शुरू कर दिया। एक गोल मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे, उनकी दक्षिणावर्त स्थिति, दक्षिणावर्त दिशा। यदि जी जो उत्तर दिशा में बैठा है, ठीक है, जी कैसा है, उत्तर दिशा में बैठा है। अब इसमें ऊपर होता है उत्तर, तो जी को हमने ऊपर बिठाल दिया। ठीक है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं पूरब, बाएं पश्चिम, ऐसा होता है। ऐसे करके बना लीजिए, ऐसे यहाँ पर बना लें, इस तरीके से, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण और दाएं पूरब और बाएं पश्चिम, ये सिस्टम होता है ये। ठीक है, तो कहीं किसी भी पेज पे बनाएंगे तो आप ऐसे ही बनाएंगे, ऊपर उत्तर बनाएंगे, नीचे दक्षिण, दाएं पूरब, बाएं पश्चिम बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए,
जी उत्तर दिशा में बैठा है, सी से अपनी सीट बदल लेता है। ठीक है, जी जो उत्तर दिशा में बैठा है वो सी से अपनी सीट बदल लेता है, तो पहले तो हम बैठा लेते हैं, बदलेंगे तो बाद में। और बी अपनी सीट एफ से बदल लेता है, तो एफ अब पहले हम बैठा लेंगे। ठीक है, कि सीधा सीधा जी उत्तर दिशा में बैठा है, अब हम क्रम से बैठा लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, दक्षिणावर्त दिशा में ए बी और सी डी ई एफ, जी आ गया ऊपर उत्तर दिशा में, और फिर एच, इतने लोग बैठे हैं, आई तो है नहीं, एच तक हैं, तो हम एफ और एच इधर कर लेंगे, जी को पहले उत्तर दिशा में बैठा लेंगे, उसके बाद इसका बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए ये अपनी सीट बदल लेता है, जी यहाँ आ जाता है और सी यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि एफ के दाईं ओर कौन बैठा है, और बी अपनी सीट, अच्छा एक बी और एफ सी से, और बी अपनी सीट एफ से बदल लेता है, बी अपनी सीट किससे बदल लेता है, एफ से। बी यहाँ आ गया और एफ यहाँ आ गया। अब क्या पूछ रहा है, अब कह रहा है कि एफ के दाईं ओर कौन बैठा है, एफ जो है ये है, और एफ का मुंह किधर है, अंदर की ओर, एफ का मुंह किधर है, मेज की तरफ इधर। अब इसका दायां हाथ इधर होगा, दायां हाथ अगर इसका इधर होगा तो इसके दाईं तरफ क्या है, ए बैठा है, ये हो गया आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका प्रियंका की सास है। देखिए दीपिका प्रियंका की सास है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया दीपिका, क्या लिख लिया, दीपिका। और ये किसकी सास है, प्रियंका की ये सास है दीपिका। ठीक है, अब कह रहा है ये हो गई दीपिका प्रियंका, ये हो गई दीपिका, दीपिका प्रियंका की सास है, जिसके पति रणवीर की पत्नी के ससुर हैं, और दीपिका के जो पति हैं, ये पति, ये किसकी, रणवीर की पत्नी के ससुर हैं, यानी दीपिका के पति रणवीर की पत्नी के ससुर हैं। यहाँ पर रणवीर कौन है, कोई भी रणवीर होंगे भाई। ठीक है, ये होंगे कोई रणवीर, और इनकी पत्नी, और इनकी पत्नी के ये ससुर हैं। रणवीर की पत्नी के ससुर दीपिका के पति हैं, तो दीपिका का रणवीर कौन हो गया, बेटा हो गया दीपिका का रणवीर। भाई इसकी पत्नी के ससुर ये हैं और ये इसके पति हैं, तो दीपिका का बेटा हो गया रणवीर। अब इसके बाद में कह रहा है कि सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है। सलमान जो है वो दीपिका के पति का इकलौता बेटा है, सलमान, दीपिका के पति ये रहे, इनका बेटा कौन है, सलमान। ओके, अब कह रहा है कि जबकि करीना रणवीर की माँ की इकलौती बेटी है, कौन, करीना, करीना नहीं, ये कैटरीना है, यहाँ पे कैटरीना लिखा है, यहाँ पे करीना, तो ये कैटरीना है। ठीक है, तो कैटरीना या करीना रणवीर की माँ की इकलौती बेटी है, रणवीर की माँ दीपिका, इनकी इकलौती बेटी कौन है, कैटरीना। कैटरीना इनकी इकलौती बेटी है, कौन है ये, बेटी। सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है, देखिए सलमान क्या है, कह रहा है कि सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है, दीपिका के जो पति हैं इनका इकलौता बेटा है सलमान। अब सलमान और कैटरीना में संबंध पूछा जा रहा है, तो सलमान कौन है, सलमान जो हैं वो कैटरीना के पिता हैं। ठीक है, सलमान कैटरीना के पिता हैं, ये निकला है संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत शब्द को चुनिए, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि। अब देखिए भूकंप
ज्वालामुखी, सुनामी, ये तीनों सेम हैं। भूकंप भी एक आपदा है, ज्वालामुखी भी एक प्राकृतिक आपदा है, सुनामी भी एक प्राकृतिक आपदा है। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि होता है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक उष्णता जिसको कहते हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है मानव निर्मित या मानव गतिविधियों से बढ़ रही है। अगला है 26/1/1996 से 15/5/1996 में समावेशी दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1996 26 जनवरी के बाद, जनवरी 31 दिन की होती है, तो 26 तारीख के बाद कितने दिन बचे? 5। इसके बाद हम फरवरी यहाँ 1996 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 का भाग देके देख लीजिए, 4 चक्कू 16 और 3 19, 4 नेम 36, 96 है ये, और एक 4 नेम 36, 37, 38, 39, फिर 3 बचे, फिर 4 नेम 36, ये 4 से कट रहा है। तो फरवरी कितने दिन की पड़ रही है? 29 दिन की पड़ रही है। इसके बाद मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, और ये मई में 15 तारीख हुई है तो 15 दिन। जोड़ लीजिए, 5 9 5 14, 1 15, 15 5 20, हासिल लगा 2 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10 1 11, 110 दिन। कितने दिन बचेंगे? 110 दिन समावेशित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं यदि घंटे की सुई उत्तर की दिशा में हो। देखिए एक घड़ी है, ये घड़ी है, अरे भाई क्यों नहीं चल रहे, कलम क्यों नहीं चल रही, ये घड़ी है, इसमें घंटे की सुई उत्तर की दिशा में, यानी घंटे की सुई ये ऊपर की तरफ है, उत्तर की दिशा में बताया था, उत्तर ऊपर की ओर होता है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं पूरब, बाएं पश्चिम। अब घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, 4:30 बज रहे हैं, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? 4:30 बजे का मतलब एक सुई 4 पे होगी। जैसे मान लीजिए ये घड़ी है और यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 6 हैं, तो घंटे की सुई यहाँ होगी, मिनट की सुई यहाँ होगी। अब इसी घंटे की सुई को हमने ऊपर कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया, ये 4 घुमा करके हम ऊपर ले आए, तो ये घूम किधर आ जाएंगे? 90 से कोण होगा यहाँ, तो ये किस दिशा में हो गई? मिनट की सुई हो गई पूर्व दिशा में। ठीक, किधर होगी? पूर्व दिशा में। अगला, 1 मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। 4:30 बजे का मतलब है एक सुई 4 पे होगी, एक 4 पे होगी, इस तरीके से 4:30 बजेंगे तो एक 4 पे होगी, 4 ये होता है, ठीक है, एक 4 पे होगी और एक सुई होगी 6 पर, इस तरीके से। तो 4 2 6 60 अंश, और 60 में 15 घटा दीजिए, 45 डिग्री का कोण बनेगा। दोबारा समझ लीजिए, कोण निकालना पड़ेगा इसमें। देखिए ये बजा हमारा 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 और 7 8, ये घड़ी हो गई। ठीक है, अब यहाँ एक सुई तो होगी 4 पे और एक सुई होगी मिनट की। अब 4:30 बजे हैं, अब यहाँ 2 खाने हो गए, एक तो ये वाला खाना हो गया, एक ये वाला खाना हो गया, 2 खाने हो गए। 2 खाने होते हैं 60 अंश के, क्योंकि इसमें एक खाने की दूरी जो होती है वो 30 अंश होती है, और 60 अंश में मिनट कितने हैं? 30 के आधे घटा दिए जाते हैं तो कोण निकल आता है दोनों सुइयों के बीच में। 30 के आधे घटा दिए तो ये 45 डिग्री का कोण हो गया। अब इसको 45 डिग्री को इसको हम घुमा करके अगर ऊपर ले जाएंगे, घड़ी को हम पलट देंगे, ऊपर ले जाएंगे, 4 को हम यहाँ ले जाएंगे तो 6 हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे 4 होंगे, यहाँ 5, 6 यहाँ पे आ जाएंगे 2 की जगह पर। 2 की जगह जब 6 आ जाएंगे तो ये कौन सी दिशा हो गई? ये हो गई उत्तर पूर्व। क्या हो गई? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व यहाँ पे लिख दें साफ साफ, तो दिशा हमारी हो जाएगी उत्तर पूर्व, अर्थात घड़ी की सुई उत्तर पूर्व की तरफ होगी मिनट वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में टेबल को SYYHZ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा? इनको हम लिख लेते हैं।
TABLE, और इसको लिखा क्या जाता है S/H/Z। अब T से पहले क्या आता है S, तो यहाँ -1 हुआ। अब A में -2 कर दिया तो X/, ठीक है, सॉरी Z/, 1 माइनस करेंगे A में तो Z पहुँचेंगे, और 2 माइनस कर दिए तो Y। इसके बाद B में हमने 3 माइनस किया, 3 माइनस किया तो क्या पहुँचा, साफ साफ लिख देते हैं भाई। A है, A को S, T को S में बदला तो -1, और B को Y में बदला A को। A से अगर -2 कर देंगे तो A से 1 माइनस करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे Z पे, और 2 माइनस कर देंगे तो Y पहुँच जाएंगे। इसके बाद हम B देखिए, B को हम क्या करेंगे Y, B में हमने -3 कर दिया Y हो गई। और L में क्या करेंगे, L में 4 माइनस कर देंगे, L में क्या करेंगे 4 माइनस कर देंगे तो H हो जाएगी, ठीक है। अरे भाई फिर हट गया। कुल मिला के इसमें -1, -2, -3, -4 क्रम से घट रहा है तो ये आ रहा है। अब इसमें C हमारा चौथा अक्षर है, C में -1 करिए तो क्या आ रहा है B, ठीक है। H में -1 करिए, H में दूसरे अक्षर में 2 माइनस करना है, पहले अक्षर में 1, क्योंकि जो यहाँ हो रहा है वही तो यहाँ करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, H में -2 करेंगे तो क्या आ रहा है F आ रहा है। A में -3 करेंगे, जब A में -3 करेंगे तो क्या आएगा Z, Y और X आ जाएगा। I में -4 करेंगे, I में -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, I में -4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा I 9वां अक्षर है, 4 करेंगे तो 5वां अक्षर E आ जाएगा, ठीक है। और R 18वां अक्षर है, इसमें -5 करेंगे तो 15वां अक्षर आ जाएगा। 15वां अक्षर क्या होता है, सॉरी 18 में हम 5 करेंगे 13वां अक्षर आ जाएगा, 13वां अक्षर होता है M, ठीक है। अब देखिए ये BFXEM बन गया हमारा, क्या बन गया BFXEM, यही लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कथन के बाद एक निष्कर्ष आता है, स्वयं किसी चीज़ को हल किए बिना, यानी इसके आधार, कथन के आधार पर ही चलेंगे, खुद में दिमाग नहीं लगाएंगे। हल किए बिना दिए गए कथन के आधार पर दिए गए निष्कर्ष को समुचित रूप से अमान्य करने के विकल्प चुनिए। मान्य और अमान्य, कि अमान्य है कि मान्य है। देखिए सेनाकर्मी यानी सैनिक बहादुर होते हैं, सभी सेनाकर्मी रत्ना प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर कथन क्या है, देवेश एक सैनिक है, ठीक है। निष्कर्ष क्या है, देवेश रत्ना प्राप्त करेगा। यहाँ पे जब लिखा है सभी सेनाकर्मी रत्ना प्राप्त करेंगे तो बिल्कुल देवेश भी रत्ना प्राप्त करेगा, 100% ये सही हो गया, मान्य हो गया कथन। अगला है, नीचे दिए गए कथन को पढ़कर बताइए कि कौन सी धारणा सही है। कथन, ट्रेन सुबह 8 बजे है, हमें 7 बजे निकलना चाहिए, पिता ने परिवार को निर्देश देते हुए कहा। धारणाएं क्या हैं, ट्रेन जल्दी हो सकती है, बिल्कुल गलत, जल्दी तो ट्रेन हो ही नहीं सकती है कभी, नियत टाइम से पहले ट्रेन कभी नहीं आती है। परिवार को रेलवे स्टेशन पहुंचने में औसतन 1 घंटे का समय, इसमें कभी ये भी जिक्र नहीं दिया कि कितना समय लगेगा, तो दोनों का धारणाएं गलत हो गई, कोई भी धारणा सही नहीं है, ठीक है। ये आपके 10 क्वेश्चन हमने रीजनिंग के किए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।